लिखो PH3 फ्रॉम फर्स्ट मेथड लिखो फ्रॉम फॉस्फोनियम सॉल्ट, फ्रॉम फॉस्फोनियम सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट जिनमें PH4+ आयन हो उनको फॉस्फोनियम सॉल्ट कहते हैं। फॉस्फोनियम सॉल्ट में आप बेस डाल दो, बेस फॉस्फाइन बन जाएगा। फॉस्फोनियम सॉल्ट में बेस ऐड करें तो फॉस्फाइन बनता है। सिंपल है। फॉस्फोनियम आयन में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, PH बॉन्ड से एक H+ आएगा तो ये OH से कंबाइन करेगा। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। फॉस्फोनियम आयन एसिड का काम कर रहा है। और ध्यान रहे, ये प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बेस ऐड करने पे गैस कौन देगा, या तो अमोनियम सॉल्ट देंगे, ये आपके प्रैक्टिकल में है। दूसरा फॉस्फोनियम सॉल्ट। बेस ऐड करने पे केवल यही गैस देते हैं और कोई गैस नहीं देता, बाकी सब एसिड के एडिशन के बाद गैस देते हैं। अमोनियम सॉल्ट है तो कौन सी गैस आएगी, अमोनिया। फॉस्फोनियम सॉल्ट है तो कौन सी गैस आएगी, PH3। इन दोनों केस में सेंट्रल एटम के अबाउट बॉन्ड एंगल आइडियली कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो फॉस्फोनियम सॉल्ट ले लो जितने चाहे, आप जितने चाहे ले लो। जैसे फॉस्फोनियम आयोडाइड ले लिया, इसमें KOH डाल दिया, फॉस्फोनियम आयोडाइड में KOH डाल दिया, PH3 बनेगा, Ki बनेगा, H2O बनेगा। फॉस्फोनियम आयोडाइड में आयोडाइड आयन स्पेक्टेटर आयन है, KOH में K+ आयन स्पेक्टेटर आयन है। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, केवल बैलेंसिंग के लिए है, चार्ज बैलेंसिंग के लिए। ऐसे आयन जो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, जस्ट चार्ज बैलेंसिंग करते हो, उनको क्या कहते हैं, स्पेक्टेटर आयन। आप फॉस्फोनियम सॉल्ट बदल दो, सल्फेट ले लेते हैं और इसमें लाइम वाटर डाल दो। CH3 मिलेगा आपको, CaSO4+ H2O बनेगा। तो फॉस्फोनियम सॉल्ट बदलते जाओ, बेस भी बदलते जाओ, जितनी चाहे रिएक्शंस लिख लो। स्पेक्टेटर आयन ही तो बदल रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे। तो फॉस्फोनियम सॉल्ट से आप फॉस्फाइन बना सकते हैं ऑन एडिशन ऑफ बेस। बेस की जगह आप बेसिक ऑक्साइड भी ले सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड भी ले सकते हैं। जैसे फॉस्फोनियम क्लोराइड है, इसमें आपने डाल दिया Na2O, Na2O डाल दो, तब भी यही रिएक्शन होती है। NaCl बनेगा, H2O बनेगा प्लस PH3। तो बेस की जगह बेसिक ऑक्साइड ले सकते हैं। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक ऑक्साइड। ये तो एक मेथड है, फॉस्फाइन से बनाया हमने, सॉरी फॉस्फोनियम आयन से फॉस्फाइन। दूसरा मेथड लिखो, फॉस्फाइड आयन से फॉस्फाइन कैसे बनेगा। क्या ऐड करें कि फॉस्फाइड आयन फॉस्फाइन में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल आसान है। एक्टिव हाइड्रोजन का सोर्स ऐड कर लो या रेडीमेड एसिड डाल दो। एक्टिव हाइड्रोजन किसके पास होती है, एक्टिव हाइड्रोजन किसके पास होती है,
ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिनमें OH बॉन्ड हो, NH बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड CH हो। तो या तो सीधा एसिड ऐड करो, अदरवाइज ऑर्गन इसमें कोवेलेंट मॉलिक्यूल में OH बॉन्ड हो, NH बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड CH हो। ये सब फॉस्फाइड को फॉस्फीन में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत ही आसान रिएक्शंस है, जैसे CA3P2 है, इसमें HCl डाल दिया आपने, सिंपल है, CaCl2 बनेगा, PH3 बन जाएगा। बैलेंसिंग करना भी बहुत आसान है इसमें। HCl की जगह आप ऑर्गेनिक एसिड ले सकते हैं, तब भी यही रिएक्शन होगी। CH3COO होल ट्वाइस कैल्शियम सॉल्ट बनेगा, PH3 मिलेगा। ठीक है, और आप वाटर डाल सकते हैं। वाटर में क्या प्रेजेंट है? एक्टिव हाइड्रोजन। PH3 बन जाएगा। तो कैल्शियम फॉस्फाइड के हाइड्रोलिसिस से PH3 बनेगा। कैल्शियम नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बना था? हमने रिएक्शन लिखी है ऑलरेडी, अमोनिया। कैल्शियम नाइट्राइड से NH3, कैल्शियम फॉस्फाइड से PH3। जरूरी नहीं है कि आप वाटर लें, एल्कोहल भी ले सकते हैं। एल्कोहल में भी कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है बताओ? OH। तो ऐसे आपको कंपाउंड डाल लें जिनमें क्या प्रेजेंट हो? एक्टिव हाइड्रोजन। सिंपल बात यह है। या फिर वो एसिड हो, सीधा H+ देता हो। थर्ड मेथड लिखें। आप बताएं मुझे कि H3PO3 फॉस्फोरस एसिड एंड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, कौन इनमें से डिस्प्रपोर्शनेट हो सकता है ऑन हीटिंग, ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन? तो केवल फॉस्फोरस एसिड का डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, नॉट फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड ऑक्सीडेंट भी है, रिडक्टेंट भी है। ये ऑक्सीडेंट भी है, रिडक्टेंट भी है। क्यों? फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इंटरमीडिएट। हाईएस्ट क्या होती है? +5, लोएस्ट -3। तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस +5 फॉर्म में है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में। ये केवल रिड्यूस हो सकता है, इसलिए किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडेंट की तरह। तो H3PO4 ओनली ऑक्सीडेंट है, H3PO3 ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट बोथ। तो अगर H3PO3 को आप हीट करें, ये थर्मली डिकम्पोज होगा और आपको देगा H3PO4 एंड PH3, फॉस्फाइन गैस देता है। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। बट अगर आपसे कहे H3PO4 को हीट करें तो क्या होगा बताओ? तो सिंपल डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी, एनहाइड्राइड बनेगा। नॉन रिडॉक्स डिकम्पोजिशन होगा और डिहाइड्रेशन से बन जाएगा P4O10। पहले P2O5 बनेगा, वो P4O10 में जाएगा।
फोर्थ मेथड अब तक आप कई बार लिख चुके हैं, होपफुली आप डायरेक्ट लिख लेंगे कि P4 में अगर बेस डाल दें NaOH क्या होगा। कितनी बार आ चुकी है आपको तो अंदाजा लगाएं। फॉस्फाइन बनता है। NaH2PO2 बनेगा प्लस PH3। और फॉस्फाइन बनाने का फिफ्थ मेथड है डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ P4। N2 और H2 की रिएक्शन तो ड्रास्टिक कंडीशन में होती है, कैटालिस्ट चाहिए। P4 और H2 की रिएक्शन के लिए कुछ नहीं चाहिए। P4 और H2 अगर कांटेक्ट में आ जाए देन एक्सप्लोजन अकर्स। खुद सोचिए P4 अगर O2 के कांटेक्ट में आता है तब क्या होता है, इट कैचेस फायर। और O2 से ज्यादा कंबस्टिबल गैस कौन है, H2। तो व्हाट विल हैपन देन, एक्सप्लोजन होगा, PH3 बनता है और स्मॉल अमाउंट में P2H4 भी बनता है। PH3 मेन प्रोडक्ट है। स्मॉल अमाउंट में P2H4 भी बनेगा। यहाँ पे अक्सर एक प्रॉब्लम आती है, ध्यान देना, PH3 नॉन कंबस्टिबल गैस है, बट अक्सर ये लिखा होता है कि PH3 बर्न कर रहा है। तो PH3 के बर्न करने का रीजन है उसमें क्या मिक्स रहता है, P2H4। P2H4 कंबस्टिबल है, PH3 कैसा है, नॉन कंबस्टिबल। तो अगर ये लिखा हो कि PH3 बर्न हो रहा है, समझ लीजिए इम्प्योर PH3 है और उसमें किसकी इम्प्योरिटी है, P2H4 की। तो ये तो फॉस्फाइन की प्रिपरेशन की बात हुई। नाउ राइट डाउन प्रॉपर्टीज। फॉस्फाइन में फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3। तो यही दो तीन पॉइंट है जिन पे क्वेश्चन सेट होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी बेस्ड। एक तो इसकी स्मेल, किस तरह की स्मेल होती है, रॉटन फिश की तरह स्मेल होती है, नंबर 1। नंबर 2, ये नॉन कंबस्टिबल गैस है। नंबर 3, ये मोस्ट वोलेटाइल हाइड्रोजन कंपाउंड है 15th ग्रुप का। 15th ग्रुप का मोस्ट वोलेटाइल हाइड्रोजन कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जो इसको देख के लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बट P और H बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम होती है, बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है। इसलिए PH3 वाटर में इनसॉल्युबल होता है और किस में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। PH3 वाटर में इनसॉल्युबल है, ध्यान देना, बट NH3 वाटर में हाईली सॉल्युबल है। NH3 के हाईली सॉल्युबल होने का क्या रीजन है, H बॉन्डिंग। But PH3 is insoluble in water and soluble in non-polar solvent like CCl4, carbon disulfide, benzene, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में PH3 सॉल्युबल होता है।
और PH3 वाटर में इंसॉल्युबल होता है। इस पॉइंट का हमने यूज किया, गैस है और वाटर में इंसॉल्युबल है, तो इस पॉइंट का यूज होता था पहले, वो है होम्स सिग्नल बनाने में। व्हाट इज होम्स सिग्नल? आप NCERT लाए हैं तो एक बार पढ़ लें, फिर समझाता हूं मैं आपको। पेज नंबर 176 में सबसे नीचे यूजेज लिखे हैं। स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट यूज लिखा हुआ है, होम्स सिग्नल। क्या होता है जरा सोचिए आप, उस समय में जब ये इलेक्ट्रॉनिक इतना सिस्टम नहीं था, डिजिटल ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं था, तो कैसे मैसेज देते थे? मान लीजिए किसी जंगल में आप ट्रैप हो गए और आपको किसी घने जंगल में आप बीच में हैं, कैसे मैसेज देंगे? कोई आपको नहीं देख सकता, आप किसी को नहीं देख सकते। तो मैसेज देने का सिंपल तरीका था कि आप वहाँ पे लकड़ियाँ जलाइए, स्मोक बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक ऊपर जाएगा तो लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हैं आप। वही तरीका अंडर वाटर भी अपनाया जाता था। अंडर वाटर अगर किसी को मैसेज देना हो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मान लीजिए कोई दूर है, 1 किलोमीटर दूर है अंडर वाटर, कैसे उसको आप मैसेज दें कि हम यहाँ हैं? कोई आज की तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी तो है नहीं, फिर कैसे देते थे मैसेज? वो है होम सिग्नल, सिग्नलिंग सिस्टम ये है। पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, जैसे कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर बना लेते थे और इस पाउडर को वाटर में थ्रो करते थे। इस पाउडर को जैसे ही वाटर में आप थ्रो करेंगे क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। कैल्शियम फॉस्फाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? PH3, और PH3 वाटर में इनसॉल्युबल है, तो ये डेंस स्मोक बनता है। सॉल्युबल नहीं होगा, डेंस स्मोक होगा। वहाँ पे एक स्क्रीन बन जाएगी, या वो स्मोक ऊपर भी राइज करेगा पर वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। और वो इतना डेंस स्मोक होता था कि काफ़ी दूरी से उसको देखा जा सकता है, इसलिए नाम पड़ गया इसका क्या? होम्स सिग्नल। स्पेशल नाम देना पड़ा इसको। आपने हिंदी मूवीज़ देखी हो, हीरो साहब विलेन के अड्डे पे ट्रैप रहते हैं, फिर एक बॉम्ब फोड़ते हैं, तेज धुआं उठता है, जब धुआं छटता है तो हीरो साहब गायब, विलेन को दिखाई नहीं पड़ता उस धुएं की वजह से कहाँ क्या है, इतना डेंस होता है। कमाल की बात यह है कि विलेन को दिखाई नहीं पड़ता, हीरो को दिखाई पड़ता है, वो भाग लेता है। तो वो स्मोक सिलेक्टिव है, किसको दिखना है किसको नहीं दिखना। तो बस हिंदी फिल्में हैं और लोग तालियां बजाते हैं, हीरो भाग गया, बच गया। ठीक है, तो ये पाउडर फेंक के हम डेंस स्मोक बनाते हैं। पढ़ो, यही लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ें। ठीक है, एक स्क्रीन बन जाती है जब ये मिक्सचर डिजॉल्व वाटर में, ना तो इथाइन सॉल्युबल होगा और ना ही फॉस्फाइन सॉल्युबल है, तो इनका एक मिक्सचर बनता है, डेंस स्मोक रहता है। वो स्मोक स्क्रीन, उसको इन्होंने नाम दिया, वाटर के अंदर बनेगा तो उसको आप काफ़ी दूरी से देख सकते हैं। और वहाँ पे इनफैक्ट भागने का ये तरीका भी अपनाते थे कि आपको दूसरी तरफ भागना है तो उसको वाटर में थ्रो कर दो, कोई सामने से आपका दुश्मन आ रहा है तो उसे थोड़ी देर के लिए आप दिखाई नहीं पड़ेंगे। स्क्रीन बना सकते हैं आप, उसको स्मोक स्क्रीन नाम दे दिया। तो ये PH3 के थ्रू ही हुआ। नाउ राइट डाउन केमिकल प्रॉपर्टीज। PH3 तो PH3 को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं आसानी से। अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करा दें तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, PCl3 + HCl बनता है। क्लोरीन किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडेंट का। दूसरा, PH3 में फास्फोरस है जिसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर का भी यूज कर सकते हैं, एसिड बेस रिएक्शन कर सकते हैं, PH4Cl बन जाएगा।
तो फास्फोरस के पास लोन पेयर है, इसको ऑक्सीडाइज आप कर सकते हैं। तीसरा है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो, यही आते हैं ज़्यादातर, ये तो सिंपल है, आते ही नहीं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल में भी है आपके। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक सिंपल पॉइंट से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आप लॉजिकली बॉन्डिंग चैप्टर की हेल्प से बताएं मुझे कि ये तो अभी अभी 2-3 बार तो अभी भी हो गया। कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कॉपर फॉस्फाइड में से कौन वाटर में इंसॉल्युबल होगा, कौन वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी कह सकते हैं। दोनों रिएक्ट करेंगे या एक भी नहीं करेगा। तो ध्यान रहे, डी ब्लॉक के एलिमेंट के हैलाइड्स कोवेलेंट होते हैं। और सोचिए जरा हैलाइड अगर कोवेलेंट है तो ऑक्साइड और ज़्यादा कोवेलेंट। क्यों बताओ मुझे। आपसे मैं पूछूं कि Ag2O आपके पास है और AgCl आपके पास है, ये दोनों में से कौन मोर कोवेलेंट? Ag2O, क्योंकि ऑक्साइड आयन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे? क्लोराइड आयन से। सिल्वर तो कॉमन है। तो जरा सोचिए, अगर हैलाइड इंसॉल्युबल है, आप ये बात जानते हैं AgCl इंसॉल्युबल है, बॉन्डिंग चैप्टर में एक ही एग्जांपल दिया जाता है इसमें कि NaCl सॉल्युबल है, AgCl इंसॉल्युबल है। रीजन हम यही लिखते हैं कि AgCl कैसा है? कोवेलेंट। अब AgCl कोवेलेंट है तो Ag2O उससे भी ज़्यादा और फॉस्फाइड उससे भी ज़्यादा। अगर मैं फॉस्फाइड आयन ले लूँ तो इससे भी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि चार्ज भी ज़्यादा और साइज भी ज़्यादा इसकी। दोनों केस में पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। तो फॉस्फाइड डी ब्लॉक के इंसॉल्युबल होते हैं। डी ब्लॉक के फॉस्फाइड इंसॉल्युबल होते हैं। अब इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अभी अभी जो प्रिपरेशन लिख रहे थे मैं इसका उल्टा कर रहा हूं। आपसे कहें कि एक्सप्लेन करो Ca3P2H2SO4 से रिएक्शन करके फॉस्फाइन देता है, बट Cu3P2H2SO4 से रिएक्शन करके फॉस्फाइन नहीं देता। रिएक्शन ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। Ca3P2 कैसा है? आयनिक कंपाउंड। ये फॉस्फाइड आयन देगा और ये प्रोटॉन से कंबाइन करके PH3 बना लेगा। ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये फॉस्फाइड आयन नहीं देता। और जब फॉस्फाइड आयन नहीं आएंगे तो H+ पड़ा रहेगा। कॉम्बिनेशन कैसे होगा? इसमें उल्टा जरूर होगा। अगर PH3 की रिएक्शन आप करा दें, PH3 की रिएक्शन आप करा दें CuSO4 से, तो Cu3P2 बन जाएगा। उल्टी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक अपोजिट ये हो जाती है। इसका रीजन क्या है फॉरवर्ड जाने का? Cu3P2 कैसा है? इनसॉल्युबल। जस्ट आयनिक कॉम्बिनेशन है, नॉन रिडॉक्स। कॉपर की जगह आप जिंक ले सकते हैं, मरकरी ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं, कैडमियम ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं। इन जनरल किसको ले सकते हैं?
डी ब्लॉक के आप सल्फेट, क्लोराइड इनको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉरवर्ड जाने का रीजन है इन पीपीटी का बनना, कॉपर फॉस्फाइड, सिल्वर, मरकरी फॉस्फाइड, सिल्वर फॉस्फाइड, ये सब बनते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या PH3 और Na2SO4 में रिएक्शन होगी, फिर क्या इनके बीच रिएक्शन होके Na3P और H2SO4 बनना चाहिए? आंसर है नो, क्योंकि Na3P आयनिक कंपाउंड है, ये फॉस्फाइड आयन देगा और H+ से रिएक्शन करके उल्टा बैकवर्ड रिएक्शन होगी, ये नहीं हो सकता। न्याय के नहीं, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस यही आते हैं जो आपके प्रैक्टिकल्स में है। प्रैक्टिकल बुक में आपको ये रिएक्शंस मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई हैं, बट आप रिलेटिव समझेंगे तो आपको याद रहेगा कि एस ब्लॉक के क्यों रिएक्ट नहीं करते, उन्होंने डेलिबरेटली डी ब्लॉक के ही क्यों लिए। एक लिया उन्होंने CuSO4, दूसरा लिया HgCl2, तो डी ब्लॉक के क्यों लिए उसका रीजन है उनके प्रेसिपिटेट का बनना। ठीक है, तो ये फास्फोरस का कंपाउंड PH3। नेक्स्ट लिखो ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड क्लास में किए थे हमने, नाइट्रोजन के किए होंगे। लिखो जल्दी जल्दी, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड को लिखने का स्टैंडर्ड तरीका होता है HA सेंट्रल एलिमेंट OB। ये ऑक्सो एसिड को लिखने का तरीका है। वेयर X कुड बी एनी नॉन मेटल, X अगर नॉन मेटल है तो ये ऑक्सो एसिड को लिखने का तरीका है। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी। अगर A मान लेते हैं B से ग्रेटर है, अगर A B से ग्रेटर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H की जगह OH होल टाइम्स A कर दें X और O को लिख दें B माइनस A। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर A ग्रेटर देन है B तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा हो गया, A ग्रेटर होगा तो B तो खत्म ही हो जाएगा। ये B ग्रेटर देन A, B ग्रेटर देन A। अगर B ग्रेटर है A से तो आप एसिड को ऐसे लिख सकते हैं, और अगर B ग्रेटर है A से तो ध्यान रखना फिर सीधे सीधे A को आप कह सकते हैं बेसिसिटी ऑफ द एसिड, कोई दिक्कत नहीं, बट B ग्रेटर होना चाहिए। तो A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फिर? बेसिसिटी।
ये जरूरी नहीं है कि फास्फोरस के लिए हो, ध्यान रखना इसकी जगह सल्फर भी हो सकता है, हेलोजन भी हो सकता है, नेक्स्ट ग्रुप जो आने वाले हैं, नाइट्रोजन भी आप ले सकते हैं इसकी जगह। ये सब के लिए मैंने इन जनरल एक्स नॉन मेटल लिख दिया। दूसरा केस है, मान लेते हैं ए ग्रेटर देन बी है। अगर ए बी से ज्यादा है तो फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे OH होल टाइम्स B, और H क्या बचेगा, B तो चला गया, क्या बचेगा A माइनस B X, ऐसे भी लिख सकता है। और फिर इसकी बेसिसिटी क्या होगी P, जितने OH बॉन्ड होते हैं वो बेसिसिटी है, और जो बचे हुए H हैं ये रिड्यूसिंग हाइड्रोजन होती है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। तो ये तो सीधे सीधे बेसिसिटी बताने का तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दें, इनके स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप जा सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसे बनाना ऑक्सो एसिड का, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, ये पूरे ग्रुप के लिए है, पी ब्लॉक के लिए पूरे। ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा सेंट्रल एटम और ऑक्सीजन के बीच क्या बनाना, मल्टीपल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बनाना, पहला स्टेप ही रहेगा। और दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा OH बॉन्ड बनाना। OH बॉन्ड कब तक बनाते रहना है, OH बॉन्ड तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि H या O में से कोई एक कंज्यूम ना हो जाए। तो पहले स्टेप में डबल बॉन्ड O बनाना, दूसरे स्टेप में OH बॉन्ड बनाना, और तीसरे स्टेप में जो बच गया उसको कनेक्ट कर लेना। अगर हाइड्रोजन बच गई तो सीधे हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, और ऑक्सीजन बच गई तो डबल बॉन्ड O बना दो, ऑक्सीजन बच गई तो डबल बॉन्ड O बना लो। डिपेंड करता है कि कौन बच गया। स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत आसान है, जैसे H3PO2, इसका नाम है फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड H3PO2। स्ट्रक्चर बनाओ इसका, दूसरा नाम आप जानते ही हैं, इसमें टेबल में लिखे हैं सारे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फेनिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या बनेगा स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या बनाना, T डबल बॉन्ड हो, इसके बाद OH, एक ही OH बन पाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो गई। अब जो H बचे वो डायरेक्ट कनेक्ट कर दो इससे, दूसरा लिखो जल्दी जल्दी, H3PO3, H3PO3, एक P डबल बॉन्ड हो, इसके बाद कितने OH आ जाएंगे, 2 OH, कौन बच गया, H। H3PO4, इनके नेम तो जानते ही हैं, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड।
एक P डबल बॉन्ड हो, 3 OH। जितने OH ग्रुप होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिसिटी। OH ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिसिटी। तो फॉस्फोनिक एसिड है मोनोबेसिक, फॉस्फोरस एसिड डाइबेसिक, फॉस्फोरिक एसिड ट्राइबेसिक। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप बेसिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो वो है जिनमें एक एक फॉस्फोरस है। अब एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, पायरो। अगर आपको बनाना है मान लीजिए स्ट्रक्चर पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ऐसे ही पायरो फॉस्फोरस एसिड भी बना सकते हैं। पायरो वर्ड कब आएगा ये ध्यान दें। आपको क्या करना है, फॉस्फोरिक एसिड के 2 मोल ले लेने। फॉस्फोरिक एसिड के 2 मोल लेके एक वाटर बाहर कर दो। क्या होगा 2 मोल का कॉम्बिनेशन? H6P2O8। और फिर इससे अगर हम H2O मॉलिक्यूल कम कर दें तो क्या बचेगा? H4P2O7। इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो वर्ड सारे एसिड में इसी तरह से आता है, आप किसी का भी बना सकते हैं। ये है पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। क्या आप बता सकते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2S2O7। किसी का भी बना सकते हैं आप, यही तरीका है सब में पायरो वर्ड लाने का। तो जब पायरो वर्ड आएगा फिर आपको सेंट्रल एटम 2 फॉस्फोरस मिलेंगे। अब यहां 2 फॉस्फोरस है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएं? आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसमें PP बॉन्ड है, ऐसे बहुत सारे एसिड लिख देंगे और फिर कहेंगे बताओ किस में PP बॉन्ड है या किस में PP बॉन्ड नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका भी वही है, आप 2 P डबल बॉन्ड बना लो साइड बाय साइड। सबसे पहले जितने सेंट्रल एटम हो, जितने नॉन मेटल हो सेंटर पे, उनके डबल बॉन्ड बना लो, सबसे पहला स्टेप। फिर इक्वल नंबर में OH बॉन्ड, इक्वल नंबर में दोनों तरफ, एक OH इधर तो एक OH इधर, दूसरा OH इधर तो फिर यहां भी। आप देखें हाइड्रोजन खत्म हो गई। क्या बचा अभी? ऑक्सीजन। अब ध्यान दें, एक ऑक्सीजन अगर बचती है तो क्रॉस लिंक कर लो, 2 ऑक्सीजन बचती है तो पेरोक्साइड बॉन्ड के थ्रू लिंक करो, 3 ऑक्सीजन बचती हैं तो वैसे बचेंगी नहीं, किसी में नहीं होती, पर अगर बची तो 2 डबल बॉन्ड हो और 1 क्रॉस लिंक। तो वो केस अभी है नहीं, बट लिख लें आप। 1 ऑक्सीजन बची तो हमने ये कर दिया, 2 ऑक्सीजन होती तो क्रॉस लिंक कर लेते पेरोक्साइड बॉन्ड के थ्रू। मान लो 1 भी ऑक्सीजन नहीं होती तो सीधे PP बॉन्ड बना देते। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, ये पूछा जाएगा आपसे। तो क्या होगा इक्विवेलेंट मास? एसिड का इक्विवेलेंट मास क्या होता है?
मोलर मास बाई बेसिसिटी। पायरोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या है? 4 है, तो m/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ फॉर्मूला पायरोफॉस्फोरस एसिड का, स्ट्रक्चर बनाओ, करो जल्दी अपने आप। पायरोफॉस्फोरस एसिड कर लिया। क्या है इसकी बेसिसिटी? पायरोफॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितनी? OH बॉन्ड देखो कितने हैं? 2, तो m/2 हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। फॉर्मूला क्या आया? H4P2O5। ध्यान दें, H3PO3 है फॉस्फोरस एसिड, इसके 2 मोल आप इकट्ठे कर दो, क्या बन गया? H6P2O6। वाटर बाहर कर दो, क्या हो गया? H4P2O5। ये है पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसमें सबसे पहले 2 P डबल बॉन्ड O बना लें साइड बाय साइड, इसके बाद OH बॉन्ड, इक्वल नंबर में OH बॉन्ड। अब क्या करें? दोनों पे 2 OH तो बन नहीं सकते। क्यों नहीं बन सकते? हाइड्रोजन तो है, ऑक्सीजन कम है। इसका मतलब साफ है, क्या करना हमें? एक ही ऑक्सीजन बची, तो एक को क्रॉस लिंक में लेना और 2 PH बॉन्ड बना लेना। तो इसकी बेसिसिटी है 2, 2 OH बॉन्ड है, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/2। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम आएगी कि H4P2O5 में कितने PH बॉन्ड है, ऐसे आएगा। तो आपको स्ट्रक्चर आता है तो PH बॉन्ड भी काउंट कर लेंगे, PP बॉन्ड है कि नहीं ये भी बता देंगे, बेसिसिटी क्या है ये भी आप बता देंगे। नेक्स्ट आप बताएं, H4P2O6 में क्या PP बॉन्ड है? Does it contain PP bond? तो इसमें एक PP बॉन्ड प्रेजेंट है। अब प्रॉब्लम कैसे आएगी ऑब्जेक्टिव में आप देख ही चुके हैं, ऐसे आएगी कि H4P2O6, H4P2O7, H4P2O5, एक और बना देंगे H4P2O5, और कौन सा बनता है?
जिसमें 2 फास्फोरस आ जाए, पेरोक्साइड लिंकेज के साथ बना सकते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज के साथ। इनमें किस में PP बॉन्ड पॉसिबल है? तो केवल किस में है? H4P2O6 में, और किसी में PP बॉन्ड नहीं है। H4P2O6 का नाम लिख लें, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O6। और एक और वर्ड है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, एक पॉलीमेरिक एसिड होता है, लिख लें मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3(N), ये पॉलीमेरिक एसिड है। आपसे पूछा जाता है कि इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर। तो जिसके भी एंड में एक आ जाए फास्फोरिक, वो सब में कॉमन है, +5 ही होती है। ये मेटाफॉस्फोरिक है, इसमें क्या है, सिंपल सा है, आप क्या करो, POP लिंकेज इसके थ्रू एक पॉलीमर बना लो पूरा। एक OH बॉन्ड सब पे कनेक्ट करते जाओ। ये है इसकी रिपीटिंग यूनिट HPO3। ये एक पॉलीमेरिक सॉलिड होता है। अब इसमें आप बॉन्डिंग से कंफर्म कर सकते हैं इस P की ऑक्सीडेशन नंबर। एक डबल बॉन्ड हो के लिए +2, +1, +1 और +1। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। अब ये एसिड बनते कैसे हैं, इनके एक दो मेथड आपको लिखने हैं। NCERT में टेबल में सारा कुछ बता दिया उन्होंने, ज्यादा कुछ नहीं लिखा, एक टेबल में बात खत्म कर दी, टेबल में बात उन्होंने खत्म कर दी है। तो एक एक करके लिखें। H3PO3 H3PO2 कैसे बना, लिखो जल्दी। आप जानते हैं P4 + NaOH, लिखो रिएक्शन को द्वारा, कितनी बार लिख चुके हैं। P4 और NaOH की रिएक्शन से क्या बनता है, PH3 + NaH2PO2। अब ये जो NaH2PO2 सॉल्ट है, इसमें एसिड डाल दो H+ आयन का, कुछ भी H+ आयन का सोर्स, तो Na की जगह H लिख दो, तो क्या बन जाएगा, H3PO2। तो सॉल्ट की रिएक्शन आप H+ आयन से करा दो। नेक्स्ट लिखो जल्दी जल्दी। H3PO3 किसका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है, NO, NO2, N2O3, N2O, N2O5, N2O4, किसके हाइड्रोलिसिस से H3PO3 बनेगा, सॉरी NO कह दिया मैंने, P2O5, P2O3, P4O6, P4O10, P की बात हो रही है। उल्टा करो, H3, ये जो एसिड लिखे अब तक, इनका एनहाइड्राइड बनाओ, क्या बनेगा, H3PO3 का एनहाइड्राइड बताओ, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बनाने का तरीका बताया था आपको, फिर बताओ H3PO3 का एनहाइड्राइड क्या होगा,
अब तो जरूरत है सबको उल्टा लटका के और नीचे मिर्ची का पाउडर जलाएं तो अकल ठिकाने आएगी। ताज्जुब है आपको एनहाइड्राइड बनाना भूल गए सारे। सबसे पहले हाइड्रोजन को इवन नंबर में करो, हाइड्रोजन को इवन नंबर में कर लिया, फिर सारे हाइड्रोजन को वाटर फॉर्म में बाहर कर दो। क्या बचा बताओ? P2O3। तो H3PO3 का एनहाइड्राइड क्या है? P2O3। हाइड्रोजन फ्री करना होता है तब एनहाइड्राइड बचेगा कि नहीं? इसका मतलब साफ है कि P2O3 का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनेगा बताओ? H3PO3। लाइकवाइज अगर P2O5 का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या होगा? H3PO4 बनेगा। P2O3 P2O5 की जगह आप P4O6 भी ले सकते हैं। इनके डाइमर भी ले सकते हैं, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। तो ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस से फास्फोरस एंड फास्फोरिक एसिड बना सकते हैं। ऑक्साइड की जगह इनके हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करें और आसान। आप एक प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं, वैसे 14th ग्रुप में पढ़ चुके हैं, सिलिकेट SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये लुईस एसिड है और ये क्या काम करता है? लुईस बेस का। लाइकवाइज PCl3 का भी हाइड्रोलिसिस होगा। PCl3 के हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा? Cl हटा दो, सिंपल है, H3PO3 बनेगा प्लस HCl। PCl5 का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनेगा? H3PO4 प्लस HCl। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस बहुत आसान है। क्लोरीन हटाते जाओ, OH लेते आओ। इनमें फास्फोरस लुईस एसिड का काम करेगा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। H2O किसका काम कर रहा है? लुईस बेस का। तो इन हैलाइड के हाइड्रोलिसिस से आप फास्फोरस फास्फोरिक एसिड बना सकते हैं। SiCl4 के हाइड्रोलिसिस से क्या बना था? एसिड ही बना था। क्या नाम है उसका? सिलिसिक एसिड, H4SiO4। H4SiO4। नेक्स्ट लिखो। अब ये पायरो प्रोडक्ट बनाने हो, पायरो फास्फोरस, पायरो फास्फोरिक, तो इनके लिए लिख लें आप। कंट्रोल्ड कंडीशन है थर्मल हीटिंग, इनफैक्ट हीटिंग ऑफ फास्फोरस एसिड एट सर्टेन P एंड T, हीटिंग ऑफ फास्फोरिक एसिड एट सर्टेन P एंड T। अब वो टेम्परेचर P याद नहीं करना, एट डेफिनेट और सर्टेन P एंड T। तो फास्फोरस एसिड की हीटिंग से क्या बनेगा? पायरोफॉस्फोरस। फास्फोरिक एसिड की हीटिंग से क्या बनेगा? तो हीटिंग ऑफ फास्फोरस एंड फास्फोरिक एसिड एट सर्टेन P एंड T। इनसे क्या बनेगा? देयर पायरोफॉर्म, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक का फॉर्मूला आप जानते हैं, H4P2O7। पायरोफॉस्फोरस का अभी अभी आपने लिखा, क्या था?
रिकॉल करो, लिखो अपने आप, बिल्कुल आसान है। H3PO3 को आप हीट करें एक सर्टेन P&T पे, तो ये आपको देगा H4P2O5। ये है पायरोफॉस्फोरस एसिड। अगर H3PO4 को भी आप हीट करें सर्टेन P&T पे, तब आपको मिलेगा H4P2O7। ये है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और लास्ट लिखो पॉलीमर कैसे बना, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसमें टेबल दे रखी है, बिल्कुल आसान है। फॉस्फोरस एसिड को ब्रोमीन के साथ हीट करें, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर है +3, और जब ये पॉलीमर में जाता है तो क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर +5। ब्रोमीन किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडेंट का। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ब्रोमीन ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। तो पॉलीमेरिक फॉर्म में जाएगा। n मोल्स H3PO3 के ले लें, n मोल्स HBr से रिएक्शन कराएं, HPO3 होल n बन गया प्लस Br2 से प्लस HBr। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, काम की चीज है। पॉलीमेरिक सॉलिड मिलेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो एसिड की आपने लिस्ट लिखी है, इन सब में रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जिनमें पीएच बॉन्ड है। वो एसिड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है, पीएच बॉन्ड। तो प्रॉब्लम इस तरह से आएगी कि बताएं आप इनमें से कौन सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर में रिड्यूस कर देगा। सिल्वर नाइट्रेट के एल्कलाइन सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं टॉलेंस रिएजेंट। ऑर्गेनिक में इसका बार बार यूज करेंगे, बट एल्कलाइन AgNO3 क्या कहलाता है, टॉलेंस रिएजेंट। तो आपसे पूछा जाएगा कि टॉलेंस रिएजेंट को कौन रिड्यूस करेगा। ऑप्शंस यही हैं जो अभी आप एसिड लिख रहे हैं सारे, मैं वही लिस्ट लिख देता हूं, आप बताएं इनमें से कौन कौन ये काम करेगा। से आपको मल्टीपल ऑप्शन में ये प्रॉब्लम आती है। इनमें से कौन कौन AgNO3 को Ag में रिड्यूस कर देंगे। तो आपको ये देखना है कि पीएच बॉन्ड किस किस में है, पीएच बॉन्ड इनमें से किस किस में है। H3PO2 में 2 पीएच बॉन्ड है, एक नहीं 2 पीएच है, स्ट्रक्चर बना लो। H3PO3 में 1 पीएच बॉन्ड है। और किस में है पीएच बॉन्ड, H4P2O5 में पीएच बॉन्ड है। ये सब AgNO3 को Ag में आसानी से रिड्यूस करेंगे।
इसी तरह से और भी लिख लें आप, मर्क्यूरिक नाइट्रेट को मरकरी में रिड्यूस करना, ये काम कर देंगे आसानी से। कॉपर नाइट्रेट को कॉपर में रिड्यूस करना, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको आसानी से रिड्यूस कर देंगे, इनके आयंस को, जैसे AuCl3 और क्लोराइड, इससे गोल्ड बना देंगे। इन सब का रिडक्शन आसान होगा बाय दीज एसिड्स कंटेनिंग pH बॉन्ड। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह सारे काम नहीं करेंगे। समझ में आ गया आप सबको? तो ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए मैंने इनको बता दिया। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक इनमें से, H3PO2 आई थिंक लिखा हुआ है, अगले पेज पर देखें, टेबल के नेक्स्ट पेज पे। हाँ, इन्होंने यही लिखा हुआ है, AgNO3 Ag में कन्वर्ट हो गया, AgNO3 Ag में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया, और H3PO2 ऑक्सीडाइज हो गया H3PO4 में। बस एक ही इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया आप सबको। नेक्स्ट लिखो ऑक्साइड्स, अभी ऑक्साइड्स की बात रह गई। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, अभी ऑक्साइड भी है, हैलाइड भी है। लिखो ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। आज तो शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। आपके सिलेबस में ये है P4O6, P4O10। इनमें से कौन मोर एसिडिक है? P4O10 मोर एसिडिक है। कौन मोर कोवेलेंट है? P4O10 also in fact more acidic as well as more covalent. More covalent. जेई एडवांस की ये पुरानी प्रॉब्लम है, उन्होंने पूछा कि P4O10 में कितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। पुरानी प्रॉब्लम है, आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर्स में। P4O10 में नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बताएं। तो P4O10 का स्ट्रक्चर आएगा तो पाई बॉन्ड काउंट हो जाएंगे। किसी को आता है तो बताएं, नहीं तो लिख लो सीधे। P4O10 में सबसे पहले एक चेयर फॉर्म बनानी है, ऑक्सीजन और फास्फोरस को लेके ऑल्टरनेट, एक चेयर कन्फॉर्मेशन बना लो। ऑक्सीजन और फास्फोरस ऑल्टरनेट, चेयर फॉर्म बना लिया आपने। फिर क्या करना है, एक्सियल डायरेक्शन में सिंगल बॉन्ड बनाना, एक्सियल डायरेक्शन में अपवर्ड। आपको मालूम है कि हर एक कॉर्नर पे दो डायरेक्शन होंगी, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। यहां पे कनेक्ट कर दो ऑक्सीजन, तो एक्सियल डायरेक्शन में सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन और इक्वेटोरियल डायरेक्शन में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। बना लिया इतना। अब क्या करना, ध्यान देना, सेंटर को देखें रिंग के और इसके ऊपर एक फास्फोरस प्लेस करें जो इन तीनों ओ से सिंगल बॉन्डेड होगी।
और फिर एक डबल बॉन्ड O बना दें, ये है P4O10। इसमें एक भी PP बॉन्ड नहीं है, देयर इज नो PP बॉन्ड। POP लिंकेजेस कितनी है? बॉन्डिंग बेस्ड कई क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं कि PP बॉन्ड है कि नहीं, ये भी आ चुका है। नो PP बॉन्ड। POP लिंकेजेस कितनी? POP लिंकेजेस 6। पाई बॉन्ड तो 4 दिखाई ही पड़ रहे हैं हमें। सिग्मा बॉन्ड कितने? तो देखें, ये जो 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6, इनने तो 2 2 सिग्मा बनाए, 12 हो गए, और एक एक सिग्मा इधर भी है, तो 16 सिग्मा है। POP लिंकेज इज 4, POP लिंकेज 6, और सिग्मा बॉन्ड कितने? 16। पाई बॉन्ड कितने? 4। ठीक है, तो एक तो बॉन्डिंग बेस्ड क्वेश्चन। P4O6 का स्ट्रक्चर बनाओ, ये तो P4O10 है। P4O6 में कुछ नहीं करना आपको, ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है इन ऑक्सीजन को हटा दो, P4O6 बन गया। उन इक्वेटोरियल की जगह लॉन पेयर ऑक्यूपाई कर लेता है, ये इसकी जगह पे लॉन पेयर आ जाता है। ये है P4O6। तो P4O6 में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो अभी इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं। इतना आप पढ़ के आए, पूरा तैयार करते रहें साथ साथ। ठीक है, करते हैं इसको।